गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th। बेटा, अपना जो चैप्टर है, चैप्टर सेकंड, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। अब हम ये करने जा रहे हैं, हमने अपना फर्स्ट जो चैप्टर था इससे बिफोर वाला, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, वो कंप्लीट कर लिया। अब ये देखिए, अपना चैप्टर है विश्व जनसंख्या। विश्व में जो जनसंख्या है उसका वितरण, अर्थात कहाँ पर जनसंख्या जो है कम मात्रा में निवास करती है, कहाँ पर जनसंख्या सघन निवास करती है। घनत्व, घनत्व का अर्थ होता है बेटा किसी भी क्षेत्र का कुल भूभाग तथा उसमें निवास करने वाली जो जनसंख्या है, जब उसको डिवाइड किया जाता है तो प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का जो बाहर निकल कर आता है उसे घनत्व कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जैसे प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग वहाँ पर निवास करते हैं, वो घनत्व होता है। और वृद्धि, वृद्धि मीन्स वहाँ पर जो वृद्धि की दर है, जनसंख्या की वृद्धि की जो दर है वो कितनी है। तो ये अपना चैप्टर है विश्व जनसंख्या वितरण एवं घनत्व। पूरे विश्व में जनसंख्या का वितरण कैसा है, जनसंख्या का घनत्व कैसा है, कहाँ अधिक मात्रा में जनसंख्या निवास करती है, कहाँ कम, एवं वृद्धि और जनसंख्या की वृद्धि पर जो है ये चैप्टर अपना है। देखिए, स्टार्ट करते हैं बेटा। स्वर्ण से नहीं वरन केवल स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। स्वर्ण से नहीं मतलब सोने से, स्वर्ण का अभिप्राय है सोने से। कोई भी जो राष्ट्र है वो सोने से बड़ा या महान नहीं बनता, बल्कि उसमें निवास करने वाले स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र जो है मजबूत और महान बनता है। सत्य और सम्मान की खातिर जो डटे रहते हैं और कष्ट झेलते हैं, जो परिश्रम करते हैं, जब अन्य निद्रा मगन होते हैं वे साहस दिखाते हैं। निद्रा मगन सोए रहते हैं और वे जो साहस दिखाते हैं, जब अन्य भाग खड़े होते हैं, वहीं लोग राष्ट्र के स्तंभों की गहरी नींव डालते हैं और आकाश तक उसे ऊंचा उठाते हैं। यहाँ पर बताया गया है बेटा कि जिस राष्ट्र के लोग जितनी अधिक मेहनत करते हैं वो राष्ट्र उतना ही अधिक मजबूत होता है, उतना ही अधिक समृद्ध होता है। ये डेफिनेशन दी हुई है राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कि किसी भी राष्ट्र की मजबूती, किसी भी राष्ट्र की विशालता उसके नागरिकों पर निर्भर करती है। अब देखिए, किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक धन होते हैं, वास्तविक पूंजी होते हैं। यही लोग वास्तविक संसाधन हैं, अर्थात उस राष्ट्र के वास्तविक जो संसाधन हैं वो उसके जो जनसंख्या होती है, उसके स्त्री पुरुष होते हैं, वही उस राष्ट्र का वास्तविक संसाधन होते हैं। क्योंकि स्त्री और पुरुष जिस तत्परता के साथ, मजबूती के साथ काम करेंगे, उस देश का विकास उतना ही अधिक होगा। जो देश के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं और उसकी नीतियां निर्धारित करते हैं, अंततः एक देश की पहचान उसके लोगों से ही होती है। यह जानना आवश्यक है कि किसी देश में कितनी स्त्रियां और पुरुष हैं, प्रतिवर्ष कितने बच्चे जन्म लेते हैं, कितनी लोगों की मृत्यु होती है और कैसे, क्या वे नगरों में रहते हैं या गांव में रहते हैं, क्या वे पढ़े और क्या वे पढ़ और लिख सकते हैं तथा वे काम करते हैं। यही वे तथ्य हैं जिनके बारे में हम इस इकाई में अध्ययन करेंगे। अर्थात हमने जो कुछ पढ़ा वो क्या था बेटा, ये सारे जनसंख्या के तत्व हैं कि किसी देश में कितने बच्चे जन्म लेते हैं, कितने लोगों की मृत्यु होती है, कितनी स्त्रियां हैं, कितने पुरुष हैं, कहाँ वे रहते हैं, नगरों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, वे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं। ये सब चीज़ें जो है वो किसी भी देश की जनसंख्या के तत्व होते हैं। अब आगे देखिए, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। विश्व की जो जनसंख्या है वो 21वीं शताब्दी में 600 करोड़ से अधिक थी।
यहाँ हम जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूपों की विवेचना करेंगे, वर्णन करेंगे। लोग कुछ निश्चित प्रदेशों में क्यों रहना चाहते हैं और अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं रहना चाहते, ये बात हम लोग अपने सामान्य या बेसिक नॉलेज के आधार पर ही जानते हैं कि जहाँ लोगों के रहने के लिए परिस्थितियाँ उपयुक्त होती हैं, अनुकूल होती हैं, उन्हें काम धंधे के लिए अवसर प्राप्त होते हैं, वहाँ लोग रहना अधिक पसंद करते हैं। और जहाँ परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती हैं, जीवन सामान्य परिस्थितियों में नहीं जिया जाता, वहाँ कठोर परिस्थितियाँ होती हैं, वहाँ लोग कम रहना पसंद करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जहाँ बर्फ़ गिरती है, रेगिस्तानी जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर लोग रहना कम पसंद करते हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में अधिक लोग रहना पसंद करते हैं। अब बात आती है जनसंख्या किसे कहते हैं। बेटा बार बार हम एक शब्द पढ़ रहे हैं जनसंख्या। ये जनसंख्या होती क्या है? किसी निश्चित भूभाग पर रहने वाले लोगों के समूह को जनसंख्या कहते हैं। जैसे हम कहें, अपने राज्य का उदाहरण लें, हमारे हरियाणा राज्य की जो जनसंख्या है वो एक निश्चित भूभाग में, हमारा जो निर्धारित भूभाग है, जो हमारे राज्य का क्षेत्रफल है, उसमें निवास करती है, तो उसे उस राज्य की जनसंख्या कहते हैं। निश्चित भूभाग में निवास करने वाले जनसंख्या के समूह को, लोगों के समूह को जनसंख्या कहते हैं। विश्व की जनसंख्या असामान्य रूप से वितरित है, अर्थात कहीं अधिक लोग निवास असमान रूप से वितरित है। कहीं अधिक जनसंख्या निवास करती है तो कहीं कम जनसंख्या निवास करती है। एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज बी क्रेसी की टिप्पणी है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग तथा कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि कुछ एक स्थानों पर जो जनसंख्या है वो बहुत अधिक होती है तथा कुछ स्थानों पर जनसंख्या बहुत कम होती है। विश्व के जनसंख्या वितरण प्रारूप के संबंध में ये बात बिल्कुल सत्य है। अब आगे आपको बताया गया है विश्व में जनसंख्या वितरण का प्रारूप कैसा है। जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप हमें किसी क्षेत्र की जनांकीय विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं। जनांकीय मीन्स जनसंख्या संबंधी, कि वहाँ पर जनसंख्या अधिक क्यों है, इन विशेषताओं को समझने में हमारी मदद करते हैं। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं, अर्थात भूमि पर लोग कितनी जनसंख्या में निवास करते हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा क्यों है, इस बात से लगाया जाता है। मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% तथा इसके 10% स्थल भाग में निवास करता है। जो विश्व की जो 90% जनसंख्या है वो पृथ्वी के 10% भाग पर निवास करती है। पृथ्वी का जो कुल क्षेत्रफल है उसके 10% भूभाग पर हमारे देश की 90% जनसंख्या निवास करती है। ये बात यहाँ पर समझाई गई है। विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। 10 आबाद देशों में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। इन 10 देशों में से 6 एशिया में अवस्थित हैं या स्थित हैं। एशिया के इन 6 देशों को पहचानिए। आपको नाम दिए गए हैं कि कौन से ऐसे देश हैं जिनमें विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है, उनको आपको पहचानना है। अब एक चार्ट के माध्यम से आपको दर्शाया गया है जनसंख्या का वितरण। हम जानते हैं कि जनसंख्या में सबसे अग्रणी जो देश है वो चीन है, अर्थात चीन की जनसंख्या सबसे अधिक है। दूसरा स्थान भारत रखता है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस। बांग्लादेश की हालांकि जनसंख्या कम है लेकिन रूस का जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी बड़ा है। बांग्लादेश का क्षेत्रफल छोटा है। मैक्सिको। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 10 देशों की जनसंख्या का चार्ट बताया गया है कि वहाँ पर कितनी जनसंख्या निवास करती है। तो आगे देखिए बेटा,
जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या का घनत्व हम कैसे निकाल सकते हैं? पहले बेटा मैंने आपको जनसंख्या की डेफिनेशन बताई। किसी निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों की समूह को जनसंख्या कहते हैं। अब है जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या के घनत्व का फॉर्मूला आपको दिया गया है। जनसंख्या का घनत्व इज इक्वल टू जनसंख्या डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल। इट मीन्स किसी भी क्षेत्र की, चाहे वो हम अपना राज्य ले सकते हैं, देश ले सकते हैं, उसकी कुल जनसंख्या बटे उसका कुल क्षेत्रफल, तो उस देश की, उस राज्य का जनसंख्या घनत्व निकलकर हमारे सामने आता है। भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है, अर्थात किसी भी निश्चित भूभाग में एक निश्चित मात्रा में उत्पादन हो सकता है। अतः लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच में अनुपात को समझना आवश्यक है कि कितनी वहाँ पर जनसंख्या रहती है, कितना वहाँ पर उत्पादन हो सकता है। यही अनुपात जनसंख्या का घनत्व कहलाता है। यह सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर किसी निश्चित भूभाग पर रहने वाले लोगों के समूह को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। उदाहरण के लिए क प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या वहाँ पर 1,50,000 है। जनसंख्या का घनत्व निकालिए, तो कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, तो वहाँ का क्या घनत्व निकल कर आया? 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इससे क प्रदेश के बारे में आपको क्या पता चलता है? नीचे दी गई तालिका देखिए, आप अवलोकन कर सकते हैं कि एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है और कक्षा में चर्चा करें कि इसके क्या कारण हो सकते हैं कि एशिया में जनसंख्या घनत्व इतना अधिक क्यों है। तो आपको जो है यहाँ पर जो देश हैं एशिया के, उनका जनसंख्या घनत्व दिखाया गया है कि किस देश की कुल जनसंख्या कितनी है तथा उसका क्षेत्रफल, और फिर उसके सामने उसका प्रति व्यक्ति घनत्व दिखाया गया है। आगे देखिए बेटा, आगे बताया गया है कि ये जनसंख्या कुछ क्षेत्रों में अधिक तथा कुछ क्षेत्रों में कम क्यों पाई जाती है। हमने अब तक 2 क्वेश्चन किए हैं, जनसंख्या किसे कहते हैं, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। अब तीसरा बड़ा क्वेश्चन हमारा यहाँ निकल कर आ रहा है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ये क्वेश्चन है अपना जल की उपलब्धता, जहाँ पर हम प्राचीन काल से देखते आ रहे हैं, जहाँ पर क्योंकि हमें अपने जीवन में हर कार्य को करने के लिए, मोस्ट ऑफ कार्यों को करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो जिस क्षेत्र में जल की उपलब्धता होगी, लोग वहीं रहना पसंद करेंगे। तो जहाँ पर जल की उपलब्धता होती है, वहाँ जनसंख्या अधिक मात्रा में निवास करने लगती है। जल हमें किस किस में चाहिए? पीने के लिए, नहाने के लिए, भोजन बनाने के लिए, अपने पशुओं के लिए, फसलों के लिए, उद्योग धंधों के लिए, नौका संचालन के लिए। तो ये सब ऐसे कारण हैं जो हमारे दैनिक जीवन में प्रतिदिन हम करते हैं और उनके लिए जल की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करेगी जहाँ पर जल की उपलब्धता होगी। तो दूसरी तरफ मैं आपको बताती हूँ, रेगिस्तान क्षेत्र जहाँ पर पानी होता ही नहीं है, वहाँ पर क्या होता है? जनसंख्या निवास बहुत कम करती है क्योंकि पानी की उपलब्धता नहीं है। नेक्स्ट है भू आकृति। भू आकृति मतलब भूमि कैसी है? समतल है, मैदानी है, पहाड़ी है, पठारी है। जिस तरह की भूमि होगी उसी के आधार पर वहाँ जनसंख्या का वितरण पाया जाता है। अगर भूमि मैदानी है, वहाँ पर फसल आसानी से उत्पादित की जा सकती है, लोग अपनी दिनचर्या आराम से जो है वो चला सकते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है, जबकि पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है। नेक्स्ट पहुंच जाते हैं हम बेटा जलवायु पे। जलवायु, जैसा कि हम जानते हैं कि जो क्षेत्र ठंडे होते हैं या बहुत अधिक गर्म होते हैं, वहाँ जनसंख्या कम निवास करती है। जैसे हम उदाहरण लें राजस्थान का, वहाँ बहुत अधिक गर्मी होती है, इसलिए अधिक वहाँ पर जनसंख्या नहीं होती है। उदाहरण लें हिमालय प्रदेश का, वहाँ पर बहुत अधिक सर्दी पड़ती है, इसलिए जनसंख्या जो है वो बहुत कम पाई जाती है। तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने में जलवायु भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है अपना
मृदा। मृदा मीन्स मिट्टी। मिट्टी वहाँ पर किस प्रकार की पाई जाती है? जैसा मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि यदि मिट्टी कैसी होगी, उपजाऊ होगी, लोग वहाँ पर फसल उपजा सकते हैं। दोमट मिट्टी है, लोगों की जो है दैनिक आवश्यकताएं, भोजन की आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, तो लोग क्या करेंगे, वहाँ पर अधिक निवास करना पसंद करते हैं, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी में क्या हो सकता है, अधिक मात्रा में खेती उपजाई जा सकती है, फसलें उपजाई जा सकती हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपना आर्थिक कारक। आर्थिक कारक मीन्स जहाँ पर मनुष्य के लिए इनकम के साधन हो। खनिज। खनिज मीन्स खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकर्षित करते हैं। जहाँ पर जैसे हम कहीं बात करें झारखंड की, बिहार की, वहाँ पर क्या है, लोह अयस्क आदि ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पर उद्योग धंधे अधिक स्थापित हो सकते हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, वहाँ अधिक से अधिक मात्रा में उद्योग धंधे स्थापित कर दिए जाते हैं और लोग व्यवसाय की तलाश में वहाँ पर चले जाते हैं, जिससे कि ऐसे क्षेत्रों में भी जनसंख्या अधिक निवास करती है। नेक्स्ट है अपना नगरीकरण। नगरीकरण नगरीकरण हम जानते हैं कि लोग जो है आजकल कृषि जो क्षेत्र है उस पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है, इसलिए लोग काम की तलाश में या अपने इनकम में वृद्धि के लिए शहरों की तरफ प्रस्थान करते जा रहे हैं। और दूसरा, शहरों में शिक्षा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी और दूसरी जो सुविधाएं हैं वो अधिक मात्रा में प्राप्त होती हैं, इसलिए लोग सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर नगरों की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसे ही नगरीकरण कहते हैं। तो लोग जो है सुविधाओं की जो है आशा में और अधिक से अधिक जो है इनकम बढ़ाने के उद्देश्य से शहरों की तरफ प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट अपना पॉइंट है औद्योगिकरण। औद्योगिक पेटियां रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाती हैं। जहाँ पर अधिक मात्रा में उद्योग स्थापित होते हैं, वहाँ पर जो है लोगों को रोजगार अधिक प्राप्त होते हैं और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती हैं औद्योगिक पेटियां। इनमें केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं होते, बल्कि परिवहन, इट मीन्स जहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित हो जाते हैं वहाँ पर परिवहन की भी आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर परिवहन परिचालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी होते हैं। जापान का कोबे कोबे ओसाका प्रदेश अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण घना बसा हुआ है या वहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट है अपना सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। कुछ स्थान धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहाँ सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। कई बार सरकारें लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र में बसने और भीड़ भाड़ वाले स्थानों से चले जाने के लिए प्रोत्साहन देती है। क्या आप अपने प्रदेश के कुछ ऐसे उदाहरणों को सोचकर बता सकते हैं? बेटा, हम देखते हैं कि अपने जो सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि अपना ये है बनारस है, या फिर इधर चले जाएं हम, अपना अजमेर है। तो ये कैसे क्षेत्र हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से जो है फेमस है ये क्षेत्र, इसलिए वहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो राजनीतिक अशांति के कारण वहाँ पर कम जनसंख्या निवास करती है। तो हम उदाहरण इसका क्या ले सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं अपना जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पर क्या होती है, हमेशा राजनीतिक अशांति होती है या आतंकी अशांति होती है, बाहरी जो हस्तक्षेप होता है उसके कारण, इसलिए वहाँ पर कम लोग निवास करते हैं। तो ये उदाहरण हुए। आज हम यहीं तक करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसके अलावा आपको नीचे देखिए बेटा, जनसंख्या वृद्धि, इसमें नीचे बॉक्स में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। इन पॉइंट्स में आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आपको लिखने हैं और याद करने हैं। जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या की वृद्धि दर, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर किसे कहेंगे, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर किसे कहेंगे, धनात्मक वृद्धि दर किसे कहते हैं तथा ऋणात्मक वृद्धि दर किसे कहते हैं। ये अपने शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं जो कि आप लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।